क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मित्रों, दुनिया को क्षमाशील शूरवीरता ये दिखाने वाले, बताने वाले जाट वीरों को नमन करते हुए मैं आज के जो श्रोता और दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं। और आप देख रहे हैं हमारे वीडियो का, आज के जो हमारा चैनल है उसका वीडियो 10वां भाग देख रहे हैं। मैं डॉक्टर सुखीराम रावत आप से चर्चा हम करते हैं आज के इस वीडियो में। जो पिछला हमारा वीडियो था उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। जाटों की जो अगली अवस्था है उस पे हम विचार करेंगे आज। पहले वीडियो में यानी भाग 9 में हमने देखा था कि कब से जाटों की शुरुआत हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई और फिर कैसे वो भिन्न भिन्न स्थानों पर एशिया, यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे। इसमें हम ये देखेंगे कि आचार्य यास्क जो ईसा से 700 वर्ष पहले हुए और फिर आचार्य पाणिनि जो ईसा से 500 वर्ष पहले हुए, इनके अनुसार हम ये देखेंगे कि जाटों की उस समय क्या अवस्था थी। आचार्य यास्क ने, निरुक्तकार जो हुए हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया है और उदाहरण में कुछ शब्दों को बताया है जो जाटों के पर्यायवाची मानते हैं विद्वान उनको। तो वो शब्द हैं वृत्ति, दमूना, जाट्य, आटनारय, जागरूक, दरविहोमी। अब इन शब्दों को हम क्रम से लेते हैं। वृत्ति का अर्थ है जाटों के संदर्भ में व्रात। व्रात जो शब्द है ये ऋग्वेद में समूह के अर्थ में आया है और ऐसा बताते हैं कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण के पास उनकी सेना में 18,000 व्रात बताए जाते हैं। तो ये इनका संघ होता था और पाणिनि ने ऐसे व्रात जो संघ होते थे उनको आयुध जीवी माना है। आचार्य चाणक्य ने इनको वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है, यानी कृषि करने वाले शांति काल में, और फिर जब युद्ध काल होता था तो ये अपने शस्त्र उठाते थे। इस तरह से वार्ता शस्त्रोपजीवी इनको कहा गया है। इसके आगे दमूना जो शब्द आया है, दमूना का अर्थ है कि निरुक्तकार ने इसकी व्याख्या की है, इनको क्षेत्र साधाह कहा गया है, यानी ये क्षेत्र को यानी खेत को बोने योग्य, बीज बोने योग्य बनाते थे और बैल को नकेल डालकर उस पर कंट्रोल करते थे, उसको नियंत्रण में डालते थे। तो ये कहाँ की अवस्था है? जब बलूचिस्तान में जाट यानी जरत मध्य एशिया से आया, ईरान होता हुआ, तो वहां मेहरगढ़ में इसने बैल की खेती करी थी और बैल को नकेल डालकर हल में जोतने योग्य ट्रेंड किया था, प्रशिक्षित किया था और वहां पर गेहूं और जौ की खेती करी थी। तो ये दमूना शब्द उसके लिए आया है। इसके अलावा इनको आटनार भी कहा गया है। आटनार सांख्यायन स्रोत सूत्र है, एक ग्रंथ है, उसमें अटनार के पुत्रों को आटनार कहा है और ये कब की घटना है? विदेह और कौशल राज्यों के संस्थापक आटनार कहे गए हैं इस ग्रंथ के अनुसार। अथर्ववेद के अनुसार एक घटना का जिक्र आता है कि गौतम राहुगण के पौरोहित्य में मालवगण के लोग, जिसे माथवगण कहा गया है, उनको मालवगण मानते हैं इतिहासकार। तो जब सरस्वती नदी विलुप्त हो गई तो वहां से ये सदा नीरा
नदी के पास पहुंचे और हम पीछे परवर्ती काल में भी ये देखते हैं कि वहां कुशिनारा और पावा नाम के 2 मल्ल राज्य भी थे महात्मा बुद्ध के टाइम। तो ये 8 नार हो गया। एक शब्द आया है अगला, जाट्य है। जाट्य शब्द राजनीतिक शब्द है, राजनीतिक शब्द है। ये जट धातु से बना है और पाणिनि के अनुसार जैसे गर्ग से गार्ग्य बनता है, और ये प्रथा थी उस समय पाणिनि के काल में कि मूर्धाभिषिक्त व्यक्ति होते थे, जो जैसे आज पगड़ीबंद व्यक्ति होता है, घर में हेड होता है, मुखिया होता है, उसी तरह से उस काल में भी हर कबीले का एक सरदार होता था, मुखिया होता था, और वो मूर्धाभिषिक्त होता था। उसको राजन या राजा की उपाधि मिलती थी और वो अपने राज्य के जितने भी कुल होते थे, जो सभा होती थी, उसमें वो अपना संघ मुखिया के रूप में वहां बैठता था। तो जाट्य भी ऐसा ही है। जैसे गर्ग ऋषि का जो मूर्धाभिषिक्त व्यक्ति होगा उसको गार्ग्य कहा गया, इसी प्रकार से जटी या जट का जो मूर्धाभिषिक्त व्यक्ति होगा उसको जाट्य कहा गया है, यन प्रत्यय लग के। तो ये आचार्य यास्क ने जाट्य शब्द जो है ये जाट का ही एक जो है मूर्धाभिषिक्त व्यक्ति है। और यदि ये भी वहां बताया आचार्य पाणिनि ने कि जैसे गर्ग से युवापत्य प्रत्यय होकर गार्ग्यायन बनता है, इसका क्या मतलब है कि गर्ग की 4थी पीढ़ी का जो व्यक्ति होता है, यानी जो परपौत्र होता है गर्ग का, वो गार्ग्यायन है। इसी तरह से जाट का जो युवापत्य में यानी जो 4थी पीढ़ी का व्यक्ति है वो जाट्यायन कहलाएगा। और इसका उदाहरण हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में एक मंत्र का जो ऋषि है वो जाटिकायन है। जाट्यायन का ही थोड़ा रूप बदल के उसको जाटिकायन ऋषि के नाम से जाना गया। और उसके 2 सूक्त हैं जिसमें वो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके पूर्वजों ने जमीन को जोत कर खेती करके जो कीट नाश किए हैं और जो भूमि का जो नुकसान किया है उसके लिए वो प्रार्थना करता है। तो जाट्यायन हमें वहां मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये दूर पूर्व में भी जाट उस समय पहुंच गए थे। जागरूक शब्द आगे आता है। जागरूक का मतलब है कि जो सीमांत प्रदेश थे उस समय, वहां पर जागरूक प्रहरी के रूप में भी ये जाट लोग वहां रहते थे। दर्वी होमी क्या है? दर्वी होमी उसको कहा गया है जो लंबे कलछू से यज्ञ करते थे, उनको दर्वी होमी कहा है। इसीलिए वेद में इनको अयज्वन कहा है। अयज्वन का मतलब है कि जो ऋषियों के मुताबिक यज्ञ नहीं करते हैं, ऋषि और तरह से यज्ञ करते हैं, और ये लोग जो थे ये और तरह से यज्ञ करते थे लेकिन भिन्न प्रकार से करते थे, इसलिए इन्हें दर्वी होमी कहा गया है। ये देखते हैं कि क्या पाणिनि ने भी ऐसा कुछ किया है, जाटों के बारे में कुछ लिखा है। तो इनका एक धातु पाठ है, अष्टाध्यायी के साथ लगता है। धातु पाठ में इन्होंने जट धातु लिखी है। एक जट धातु का अर्थ है वहां जट संघाते, यानी संघ अर्थ में भी इनका अर्थ किया गया है, जिसका हम विग्रह ऐसे कर सकते हैं कि जट्यते संघातम क्रियते अनेनिति जाट है। इसमें गाय प्रत्यय लग के जो है वो जाट बनता है। इसका हम जो आज भी देख सकते हैं कि जो हमारी पाले हैं, खापे हैं, उनमें भी इनके संघ होते हैं। प्राचीन काल में तो होते ही थे, जैसे क्षुद्रक मालव संघ और आपका जो लिच्छवी संघ, इस तरह से जो है संघ होते थे। अंधक वर्षनी संघ, ये संघ होते थे। तो आज भी हमारी जो पाल हैं जाटों की, खाप हैं, इनमें भी वही रूप, प्राचीन रूप हमारा चला आया हुआ है। पाल छोटी होती है, खाप बड़ी होती है। और प्राचीन काल में भी ऐसे ही होते थे, गण होते थे। गण में आमतौर पर एक जाति के, एक कुल के
लोग होते थे और कई गणों को मिलकर जो संघ बनता था। इसीलिए पाणिनि ने जट संघाते एक वो दिया, धातु दी। संघात का अर्थ है अच्छी तरह से संघ बनाकर जो लोग रहते हैं, तो उनको जट संघाते कहा है। ये जट जो शब्द है ये बाद में थोड़ा और चेंज हो गया और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के और जो सहायक लोग थे उनको भी जोड़ दिया गया और ये माना गया कि भाई जो जाट है वो कोई जाति नहीं है बल्कि एक नस्ल है, रेस है। कर्नल टॉड ने भी ऐसा माना है। इसमें और लोग भी हैं, जैसे जिनका कार्य उसके हल को बनाना है, उसमें कुश बनाना है, और जो बढ़ई का काम है वो भी इसमें शामिल हो गया, और जो बालों का काम करता है, इसके बाल बनाता है, वो भी जो है नाई लोग भी इसमें शामिल हो गए, हरिजन लोग भी शामिल हो गए। यानी इस तरह से और दूसरे जो सहयोगी हैं उनको भी जाट जाति में शामिल हो गए। तो इस तरह से जट को एक नस्ल मान लिया बजाय जाति की। और फिर भिन्न भिन्न कालों में इनकी परिस्थिति बदलती रही। महात्मा बुद्ध के टाइम में इसकी परिस्थिति और बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि उस समय इन पर कुछ पाबंदियां लागू हो गई। जैसे जो जटिल कर्मकांड हैं, जो यज्ञ ज्यादा खर्चीले हैं, उनमें इनसे खर्चा बर्दाश्त नहीं होता था और इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने उन ऋषियों से, यज्ञ आचार्यों से उनका विरोध किया और कहा कि आप हमें सरल यज्ञ ही की अनुमति दीजिए और ये कठिन जो हैं चीजें उनको हम नहीं करेंगे। तो उनको मनुस्मृति आदि ग्रंथों में शूद्र तक कह दिया, वृषल कहा है इनको। और ब्राह्मणादर्शनेन, यानी इस तरह के जो श्लोक वहां आए हैं कि ब्राह्मणों की सलाह न मानने के कारण ये वृषलत्व को प्राप्त हो गए, ऐसा वहां पर कहा गया है। उस समय जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय ये गण थे और इन गणों में जो शूद्रायन और ये ब्राह्मणक वगैरह थे। महात्मा बुद्ध के टाइम में कोई ऐसी जटिलता नहीं थी, इसीलिए इन जाटों ने, बहुत से जाटों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और ये पाली भाषा का प्रयोग करने लगे। इसीलिए इनको, जाटों को लांगल शब्द आता है ऋग्वेद में। लांगल का अर्थ हल होता है और हल चलाने वाले को भी लांगल कहा गया। ये लांगल पाली भाषा में नांगल हो गया और आज भी हम देखते हैं तो बहुत सारे जो गांव हैं उनके नाम नांगल पर आए। हरियाणा में भी, पलवल जिले में भी कई नांगल हैं और दूसरे और जगह भी नांगल हैं। ये लांगल के ही पर्यायवाची है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध के टाइम में सिंध का एक राजा था दाहिर, उसने इन जाटों पर जो बौद्ध थे बहुत सारी पाबंदियां लगा दी और इनको कहा गया कि आप घोड़े पर सवारी नहीं करेंगे, आप तलवार धारण नहीं करेंगे, आप वस्त्र क्षत्रियों जैसे धारण नहीं करेंगे। यानी इस तरह से ये चचनामे का जिक्र हम कर रहे हैं, चचनामे में ऐसा है। तो ये सारी चीजें वहां मिलती हैं। यानी जाटों पर ये पाबंदियां लगा दी। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712-713 ईस्वी में हमला किया सिंध पर, तो जाटों ने विवश होकर उस दाहिर का जो ब्राह्मण था उसका विरोध किया और फिर जो परिस्थिति वश दाहिर हार गया और इसका सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का, अरब लोगों का प्रभाव हो गया। तो उसके बाद फिर वहां पर ज़्यादातर लोग इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने और जाटों ने वहाँ मतलब धर्म परिवर्तन कर लिया। तो ये हैदराबाद जो पाकिस्तान का है वो ज़्यादातर जाटों का एरिया है। सिंध में बहुत सारे जाट लोग रहते थे और आज भी हम देखें
पाकिस्तान में, तो वहाँ आज भी लोग मलिक और बाजवा, सांगवान आदि गोत्र लिखते हैं। वो मुसलमान बेशक हैं लेकिन अपना गोत्र वहाँ लिखते हैं। तो इस तरह से इनकी परिस्थितियाँ बदल गई और फिर वहाँ से सिकंदर के टाइम में खासकर भिन्न भिन्न जो कबीले थे, शिवी है, मालव हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने युद्ध किया था, क्षुद्रक हैं, ये सारे जो हार गए और हारने की वजह से वहाँ से इन्होंने पलायन कर लिया। इसके बाद ये हमें देखना है कि बाद में और भी बहुत सारे जो है जाटों का हमें जिक्र मिलता है, जैसे अमृतसर, गुरदासपुर आदि स्थानों से आए हुए धारण गोत्री गुप्तों का गोत्र धारण माना गया है और धारण को आज के धारीवाल जाटों से मिलाया जाता है। तो इसने हूनों को हराया था सिकंदगुप्त के नेतृत्व में। फिर बाद में मालवा जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ का एक राजा था यशोधर्मन, उसने भी इनको हूनों को हराया था। और फिर हर्षवर्धन का भाई राज्यवर्धन था, उसने भी सिंध के आसपास वहाँ इनको हूनों को हराया था। इस तरह से जाटों का और हूनों का संघर्ष भी हुआ है। फिर बाद में शक, कुषाण और ये जब भी आए हैं यहाँ, इनसे भी इनका जाटों का युद्ध हुआ है, योद्धों का युद्ध हुआ है और बहुत सारे लोगों का युद्ध हुआ है। इस तरह से जाट आपस में भी लड़ते रहे हैं। हालांकि शक और जो कुषाण हैं ये इनमें से भी जाट है, पर इनका परस्पर भी झगड़ा रहा है। ये वर्चस्व की लड़ाई में मतलब भाई भाई भी इनकी लड़ाई होती रही है। इस तरह से जाटों का एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहले ये जरत, फिर ये जरत से ही जट, जाट, युति, युचि, गर्त वगैरह इनके भिन्न भिन्न नाम बदलते गए और अपनी हिसाब से ये अपने जो जहाँ भी इन्होंने वास किया। लेकिन ये एक बात इनकी अवश्य थी, ये सूरवीर रहे हैं, बहादुर रहे हैं, साहसी रहे हैं और खेती इनका मुख्य व्यवसाय रहा है। तो शांति काल में इन्होंने खेती की है और युद्ध काल में ये वीरता का इन्होंने प्रदर्शन किया है। आज भी भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट अलग है। ये इसका मतलब ये है कि भाई ये जाट वीरता के प्रतीक है। तो इस तरह से हमने जाटों के ऊपर 2 वीडियो देखे, 9 और 10। तो आपको यदि ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ये चीज़ें हमारी पुस्तक में आप देख सकते हैं, पलवल के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास। तो ये यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर जो नया है उससे हमारा ये आग्रह भी है कि पीछे के जितने भी हमारे वीडियो हैं उनको भी देखें ताकि इससे उनका लिंक हो सके। और क्योंकि ये इतिहास का विषय है इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसे शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।